उसमें जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी बुक का जो अभ्यास प्रश्न है उसके बारे में हम बता रहे हैं आज आपको, क्योंकि ज्यादातर जो सिलेबस के क्वेश्चन आप पढ़ लिए हैं, एनसीईआरटी का अभ्यास प्रश्न आप देखेंगे जो एनसीईआरटी के बुक में है अभ्यास प्रश्न में, उसमें सबसे पहला प्रश्न है जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों। देखिएगा, जनन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है और क्यों। आपको रीजन भी बताना है कि क्यों है और कौन सी ऐसी विधि है जो सबसे अच्छी है। आपको मालूम है रिप्रोडक्शन आर टू टाइप्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि जनन दो प्रकार के हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। लेकिन साइंटिस्टों ने लैंगिक जनन को जनन की सबसे अच्छी विधि माना, यानी जनन की अच्छी विधि कौन सी है, लैंगिक जनन। ऐसा क्यों है, क्या रीजन है कि लैंगिक जनन सबसे अच्छी विधि है। उसका कारण है कि लैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले जो संतानें होती हैं वो आनुवांशिक तौर से अपने जनकों से कुछ न कुछ भिन्न होती हैं और उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं और विभिन्नताओं के कारण उनकी जीवन शक्ति में वृद्धि होती है और वो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीने के लिए सक्षम होती हैं। इसीलिए लैंगिक जनन की सबसे अच्छी विधि मानी गई है। दूसरा कारण यह भी है कि लैंगिक जनन लगभग सभी परिस्थितियों में संभव हो सकता है और लैंगिक जनन के फलस्वरूप संतान में भिन्नता होती है और वो भिन्नता उसके लिए अच्छी होती है। क्यों अच्छी होती है, क्योंकि देखिए, अगर जनकों में किसी प्रकार का कोई गंभीर रोग है और यदि वो रोग संतानों में चला गया, अपने जनकों के समान ही अगर संतान हो गई तो उस रोग से वह संतान भी ग्रसित हो जाएगी। और अलैंगिक जनन में ऐसा ही होता है कि अलैंगिक जनन के फलस्वरूप बनने वाली संतानें बिल्कुल हूबहू अपने जनकों के समान होती हैं, परंतु लैंगिक जनन के में बनने वाली संतानें अपने जनकों के समान नहीं होती हैं। यही सारे कारण हैं कि लैंगिक जनन सबसे अच्छी विधि है। और अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन क्यों कहा गया। हमने आपको बताया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाते समय कि अलैंगिक जनन के फलस्वरूप बनने वाली संतानें बिल्कुल अपने जनकों के समान होती हैं और इसीलिए इन्हें क्लोन कहा जाता है। क्यों कहा गया है, देखिए उसका रीजन है कि क्यों अपने जनकों के समान होती हैं, क्यों अपने जनकों के समान नहीं होती हैं। तो उसका एक साइंटिफिक रीजन है कि अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन होता है, अतः इसके द्वारा उत्पन्न संतानें पूर्ण रूप से अपने जनक के समान होती हैं और लैंगिक जनन में उत्पन्न होने वाली संतानें पूर्ण रूप से क्यों नहीं समान होती हैं अपने जनकों के, क्योंकि उसमें समसूत्री विभाजन ना हो करके अर्धसूत्री विभाजन होता है। लेकिन लैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन होता है और इसके द्वारा उत्पन्न होने वाली संतानें अपने जनकों के समान होती हैं। आनुवांशिक तथा शारीरिक रूप से समान जीवों को क्लोन कहते हैं, यानी ऐसे जीव जो आनुवांशिक तथा शारीरिक दोनों रूप से, यानी कि दोनों रूप से जो अपने जनकों के समान होते हैं, उन जीवों को क्लोन कहते हैं। यानी क्लोन उन जीवों को कहा जाएगा जो आनुवांशिक रूप से
तथा शारीरिक रूप से अपने जनकों के समान होते हैं। यहाँ पे लिखा भी गया है आनुवंशिक रूप से समान जीवों को क्लोन कहते हैं। किसके समान जीवों को? अपने जनकों के समान जीवों को क्लोन कहते हैं। ये अतः इन्हें क्लोन कहा गया। किन्हें क्लोन कहा गया? अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतानों को, क्योंकि वो बिल्कुल अपने जनकों के समान होती है। प्रश्न संख्या 3 है, अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों ने लैंगिक प्रजनन को अपनाया है, क्यों? देखिए, लैंगिक जनन एक जटिल प्रक्रिया और इसमें अनेक जटिलताएं हैं और इसमें युग्मकों का होना भी आवश्यक है। तो इन सब बातों में अगर बातों पे ध्यान दिया जाए तो यह होगा, आपको मिलेगा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वह बहुत जटिल प्रोसेस है। इसके बावजूद जितने भी बड़े जीव हैं और जितने भी बड़े पादप हैं, सभी लोगों ने लैंगिक जनन को ही अपनाया। जटिल है और यह प्रक्रिया विस्तृत है और यह प्रक्रिया धीमी गति से चलने वाली है। इसके बावजूद सभी जीवों ने इसी लैंगिक जनन की प्रक्रिया को ही अपना रखा। क्या कारण? उसका कारण है कि लैंगिक जनन के फलस्वरूप जो संतानें होती हैं वो अपने जनकों के समान नहीं। अपने जनकों के समान क्यों नहीं होती? क्योंकि उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप युग्मकों का निर्माण, युग्मक से युग्मनज का निर्माण, युग्मनज से भ्रूणावस्था और तत्पश्चात नई संतति का निर्माण। इतनी प्रोसेस है, इसीलिए हमने कहा एक विस्तृत प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया में संतानें जो उत्पन्न होती हैं वो अपने जनकों के समान नहीं होती, अर्थात एक क्लोन नहीं। अब जब अपने जनकों के समान नहीं होंगे तो उनमें कुछ ना कुछ अंतर जरूर होंगे। उसी अंतर को हम विभिन्नताएं कहते हैं, वेरिएशंस कहते हैं। अर्थात इनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। विभिन्नताएं किनमें पाई जाती हैं? लैंगिक जनन करने वाले प्राणियों में, जो उनमें संतानें उत्पन्न होती हैं, उन संतानों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जबकि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतानों में वेरिएशंस यानी विभिन्नताएं नहीं पाई जाती। विभिन्नताओं के कारण जीवों की जीवन शक्ति में वृद्धि होती है और जैव विकास यानी एवोल्यूशन होता है। यहाँ पर समझिएगा आप, विभिन्नताएं क्या है? जब संतानें अपने जनकों से भिन्न लक्षण वाली हो जाती हैं तो ऐसे भिन्न लक्षणों के कारण उनमें परिवर्तन आ जाता है, जाहिर सी बात है। और इसी परिवर्तन को विभिन्नताएं कहते हैं, वेरिएशंस कहते हैं। विभिन्नताएं प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवों को जीने के लिए सक्षम बनाती हैं और विभिन्नताओं के कारण ही जीवों में जीवन शक्ति उत्पन्न होती है और इनमें एवोल्यूशन होता है, जैव विकास होता है। और एवोल्यूशन के कारण ही नई नई जातियों का विकास होता है। और यही सब कारण है जिनके कारण बड़े जीवों ने लैंगिक जनन को ही अपना रखा है। अब ये 3 क्वेश्चन आपने देखा और अब आगे हम लैंगिक और अलैंगिक जनन में कुछ अंतर आपको पढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स, जो अगला एनसीईआरटी का अभ्यास प्रश्न है उसमें अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर पूछा गया है। क्वेश्चन हमने नहीं लिखा है लेकिन वो क्वेश्चन है कि अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। यह एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन भी है। इसके अलावा 2019 में बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया था। जो इसके पहले
अब की बात नहीं, इसके पहले जो पेपर हुआ था 2019 में सेट नंबर FX में ये पूछा भी गया था अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर क्या है। तो हम देखते हैं एक तरफ से अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या क्या अंतर है। देखिए, एक बात तो आप परिभाषा से अंतर देंगे। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? एकल जीव द्वारा नई संतति का जन्म लेना ही अलैंगिक जनन। तो पहला अंतर वही लिखेंगे, एकल जीव द्वारा संतति का निर्माण क्या कहलाएगा? अलैंगिक जनन कहलाएगा। और युग्मकों द्वारा, लैंगिक जनन में युग्मकों की आवश्यकता होती है। युग्मकों नर व मादा द्वारा संतति का निर्माण लैंगिक जनन कहलाता है। युग्मकों द्वारा संतति का जब निर्माण होगा तो क्या होगा? लैंगिक जनन होगा। फिर अगला है अलैंगिक जनन का अंतर, जिसमें जो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स जो भाग लेती हैं, यानी जो जनन इकाइयां भाग लेती हैं, वो क्या है? या तो जनक का, पेरेंट्स का बट्स हो सकता है यानी कलिका, या शरीर का कोई हिस्सा हो सकता है यानी बॉडी पार्ट्स हो सकते हैं, या स्पोर्स हो सकते हैं, या कोनोडिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके द्वारा इनमें रिप्रोडक्शन होगा। यानी इनमें जो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं वो कलिका है, शरीर खंड है, बीजाणु है, इन सबके द्वारा हमने आपको पढ़ाया है अलैंगिक जनन में जितने भी मेथड्स हैं कि किसके किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है, वो यूनिट्स यहाँ पे लिखी गई हैं। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं, यानी कि लैंगिक जनन में जो जनन इकाइयां हैं वो केवल गैमेट्स हैं, यानी युग्मक। वो युग्मक यानी गैमेट्स क्या है? मेल एंड फीमेल, नर और मादा। अब देखेंगे आप अलैंगिक जनन में तीसरा युग्मक जनन इसमें नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार का युग्मक जनन नहीं होता। क्यों? क्योंकि गैमेट्स बनता ही नहीं। जब युग्मक का निर्माण नहीं होगा, जब गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो फिर युग्मक जनन नहीं हो सकता। और इसमें युग्मक जनन होता है लैंगिक जनन में, क्योंकि इसमें जनन के लिए युग्मकों का होना परम आवश्यक। अतः युग्मक जनन द्वारा युग्मक वे क्या है? नर व मादा, जिन्हें स्पर्म व ओवम कहते हैं, शुक्राणु व अंडाणु, इसी के द्वारा बनते हैं। युग्मक जनन क्या है? आगे के अगले चैप्टर में हम आपको बताएंगे। यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी युग्मक जनन के बारे में। जो गैमेट्स फॉर्मेशन होता है उसमें क्या होता है? जो गैमेट्स सेल होती है, यानी कि युग्मक कोशिकाएं जो होती हैं, उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप वो अंडाणु और शुक्राणु नर व मादा युग्मकों का निर्माण करते हैं। अब ये युग्मक आगुणित होते हैं। नर युग्मक भी आगुणित होता है, मादा युग्मक भी आगुणित होता है। ये जो दोनों जब फ्यूज करते हैं, यानी फ्यूजन प्रोसेस जब होती है, दोनों जब आपस में मिलते हैं, तो फिर उनमें द्विगुणन प्रक्रिया आरंभ हो जाती है और उसके पश्चात जाइगोट का निर्माण होता है। अब आगे देखेंगे अलैंगिक जनन का चौथा समसूत्री विभाजन इसमें होता है। इस बात को हमने कई बार बताया है और ये इसका अहम हिस्सा है। अलैंगिक जनन में हमेशा समसूत्री विभाजन पाया जाता है। यही कारण है कि अलैंगिक जनन से बनने वाली संतानें हूबहू अपने जनकों के समान होती हैं, इसीलिए उनमें आनुवंशिक समानताएं होती हैं, इसीलिए उसे क्लोन कहते हैं। फिर लैंगिक जनन में हमने बताया इसका विपरीत है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होने के कारण ये अपने जनकों के समान कभी नहीं होते और इनमें कुछ ना कुछ वेरिएशन यानी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। यही विभिन्नताएं इनके जैव विकास का कारण बनती है, जिसके कारण ये
से एक नई जाति की उत्पत्ति होती है, जबकि इनमें ऐसा नहीं होता। आखिरी देखेंगे 5वां हमने लिखा है संतति जनकों के समरूप यानी क्लोन होते हैं। वही बात हम दोहरा रहे हैं, यानी इसमें बनने वाले जो संतति एनसीईआरटी में नए जीव का जो निर्माण होता है उसमें वो संतति शब्द काम में लेते हैं। आप संतान बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। संतति जनकों के समरूप होते हैं, इसी कारण से इन्हें क्लोन कहते हैं। हमने आपको अभी अभी बताया कि आनुवांशिक दृष्टि और शारीरिक दृष्टि से जो संतान उत्पन्न होती है, अगर वो इन दृष्टिकोण से अपने जनक के समान हो तो इस स्थिति को क्लोन कहते हैं। लेकिन जनकों से संतति भिन्न होती है। लैंगिक जनन में जो संतति होगी, नई संतान, वो जनकों से पूर्णतः भिन्न, उसमें वेरिएशंस होंगे, विभिन्नताएं, और इसी विभिन्नताएं के कारण उनमें जैव विकास होगा, जिससे नई जाति उत्पन्न होगी। आशा है आपको अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों अंतर समझ में आ गए होंगे। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था और एनसीईआरटी का अभ्यास प्रश्न भी है। इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त होता है।